हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट 13। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी, कनिष्ठ सहायक लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, उत्तराखंड एसआई, उसके अलावा जो आपके यूके पीसीएस का आरओ वाला एग्ज़ाम होना है, यूके पीसीएस प्री होना है, उन सभी में आपको ये काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ देखिए, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और यूके SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो देखिए, यहाँ से अब आप ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो, हंटर कमेटी अलग है और हंटर आयोग अलग है, ठीक है। तो आप दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको अब इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 28 मई 1920 को, ठीक है, 28 मई 1920 को प्रकाशित की गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए, हंटर कमेटी जो गठित हुई थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हुई थी, ठीक है। उसके बारे में जितने भी पॉइंट आएंगे हम उनको देखते हैं। तो देखिए, जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपको यूके SSC में एग्ज़ाम ज़रूर जो ये क्वेश्चन है यहाँ से देखने को ज़रूर मिलता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में ये घटित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में ये घटित हुआ था। अब देखिए ये क्यों हुआ था, क्वेश्चन आता है। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एक आपका ये बन गया कि रॉलेट एक्ट कब आया था या कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को। तो इसके अनुसार क्या था कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। क्वेश्चन आता है कि ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट से जो है संबंधित है। तो जब ये एक्ट आया था तो इसके आने पर कुछ लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई थी। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है जन सभाएं हो रही थी। मतलब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू को जो है गिरफ्तार किया गया था। तो इनके विरोध में जलियांवाला बाग में जो है एक जनसभा हो रही थी। तो उस जनसभा पर जो है गोली किसने चलाई थी? आप याद रखना नाम, जनरल डायर ने, ठीक है। ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, माइकल ओ डायर। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, ठीक है, किन्होंने दिया था? शंकरन नारायण, ये सदस्य थे। केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके अलावा देखिए राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर की जो उपाधि लौटाई थी ये जमनालाल बजाज ने लौटाई थी। सर की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटाई थी। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए क्या गठित की गई थी? तो हंटर कमेटी। क्या, कौन सी कमेटी गठित की गई थी? हंटर कमेटी गठित की गई थी। कब? 19 अक्टूबर 1919 को। याद रखना, ये डेट पूछी जाती है कि हंटर कमेटी का गठन कब हुआ। 19 अक्टूबर 1919 को जो है हंटर कमेटी का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। इस कमेटी में देखिए 5 अंग्रेज सदस्य थे और जो 3 भारतीय सदस्य थे उनके नाम आपको खासकर याद होने चाहिए जो यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं प्री वाले की। तो सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, 3 ये भारतीय सदस्य थे गाइज। अब देखिए, हंटर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट को सौंपा था, ठीक है, अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी ये 28 मई 1920 को प्रकाशित की थी। अब दिमाग में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न रहता है वो ये रहता है कि हंटर कमेटी और हंटर आयोग। तो इनको एक बार आप देख लो, फिर आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा बिल्कुल। तो हंटर कमेटी जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी और हंटर आयोग जो था ये शिक्षा का विकास करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। हंटर कमेटी का गठन 19 अक्टूबर 1919 में हुआ था और हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में किया गया था। हंटर कमेटी के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर थे और हंटर आयोग के जो अध्यक्ष थे ये विलियम हंटर थे। हंटर कमेटी जिस समय गठित हुई थी उस समय पर वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड और हंटर आयोग जिस समय गठित हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड हरिपन। तो गाइस, अब यहाँ से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से, अब आपका क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा गाइस, ठीक है, आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो देखिए, भारत में जो दास प्रथा पर
प्रतिबंध लगाया था, ये लगाया था लॉर्ड एलिनबरो ने। किसने लगाया था? लॉर्ड एलिनबरो ने लगाया था। और लॉर्ड एलिनबरो का देखिए आपको कार्यकाल जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है 1842 से 1844 तक जो है इनका कार्यकाल जो है गाइस पूछा जाता है। दास प्रथा का क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो किस एक्ट के द्वारा हुआ था। तो देखिए दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये 1843 के एक्ट 5 के द्वारा हुआ था, ठीक है। और रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत हुई थी ये 1843 में हुई थी, ये भी लॉर्ड एलन बरो ने ही की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है ये दास प्रथा वाला। अगला क्वेश्चन है गाइज, किसने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था चंदेलों ने। किसने कराया था? चंदेलों ने। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए खजुराहो के मंदिर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए खजुराहो के मंदिर जो है ये छतरपुर जिला पूछता तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, ठीक है। राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश है। चंदेल वंश के संस्थापक, क्वेश्चन आता है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नूक थे। 1831 में इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी। प्रारंभिक राजधानी पूछता चंदेल वंश की तो कालिंजर थी, ठीक है, महोबा। और जो राजा धंग थे, याद रखेंगे, जो राजा धंग थे इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? खजुराहो शहर में स्थानांतरित की थी। अब देखिए खजुराहो से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? तो खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया था 1986 में शामिल किया था गाइज। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड से UKSSC में और UKPCS में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाइज मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। देखिए नाबार्ड की बात करें, ठीक है, NABARD नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, UKSSC ने पूछ भी रखी है। तो हिंदी में अगर बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो ये थी शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। पूछता है किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत, ठीक है। ये अधिनियम जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक, ठीक है, आर्थिक स्थिति जो होती है उनके जीवन स्थिति को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ये जो है ग्रामीणों को जो है ऋण उपलब्ध कराता है गाइस, ठीक है। और नाबार्ड के देखिए वर्तमान अध्यक्ष पूछता है तो गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। ये मई 2020 से हैं और इनका जो कार्यकाल है जुलाई 2022 तक है। इन्होंने जो स्थान लिया है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का लिया है, ठीक है। तो ये अब आपका नाबार्ड से जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं ये? ठीक है, एक तो उष्ण घास के मैदान होते हैं और शीत उष्ण घास के मैदान होते हैं, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान जो उनको क्या कहते हैं? तो गाइज उनको कहते हैं सवाना। क्या कहते हैं उनको? सवाना कहते हैं। अब देखिए अफ्रीका में जो शीत घास के जो मैदान होते हैं, ठीक है, जो शीत घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बेल्ट। क्या कहते हैं? बेल्ट। देखिए ये है, ठीक है। देखिए जो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? सवाना। और जो अफ्रीका के शीत घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं बेल्ट। क्या कहते हैं उनको? बेल्ट। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद भी होने चाहिए। अगर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पूछता है कि सवाना कहाँ पे है, तो अफ्रीका। लानोस पूछता है तो दक्षिण अमेरिका। कैंपास पूछता है तो दक्षिण अमेरिका। और मेन जगह पूछता है तो ब्राज़ील। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं ये होते हैं स्टेपी यूरेशिया में, ठीक है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका। पंपास दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना भी आप कह सकते हैं। बेल्ट अफ्रीका और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। पूछ सकता है कौन सा घास का मैदान कहाँ पर है। अगला है गाइज महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार जो है त्यागपत्र दिया था? तो देखिए महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था
ये त्यागपत्र इन्होंने 2 बार दिया था। कितनी बार दिया था गाइज इन्होंने त्यागपत्र? 2 बार दिया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए। कब कब इन्होंने त्यागपत्र दिया था? तो देखिए प्रथम बार जो त्यागपत्र दिया था इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से 1925 में, और दूसरी बार जो त्यागपत्र दिया था 1930 में। दोनों डेट आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है गाइज, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, जहांगीर मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि स्थापत्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है। ठीक है, इसी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्थापत्य का, देख लेना इसको, कि स्थापत्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। दोनों पॉइंट आप याद रख लें। पूछता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो जहांगीर हो जाएगा। पूछता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। अब देखिए जहांगीर के बारे में कुछ बात कर लें तो ये 1605 से 1627 तक इनका जो काल था। जन्म की बात करें तो 24 अक्टूबर 1605 था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, ये किसके नाम पर रखा था, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जो है इन्होंने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। पूछे जाते हैं कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो तुजुक ए जहांगीरी, ये जो है जहांगीर की आत्मकथा है। इसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है मोतबिंद खां को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, मोतबिंद खां या मोतीबिंद खां को जाता है। ये पॉइंट आप जरूर यहाँ से याद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर के काल से, ये पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, तो ये कैप्टन हॉकिंस था जो 1608 में आया था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भेजा था। तो ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो देखिए पक्षियों का जो स्वर्ग कहा जाता है ये कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ पर स्थित है गाइज, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित, और काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, एक ऑप्शन छूट गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, क्षेत्रफल जो है इसका 4400 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा, क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ वटन आइलैंड। ठीक है, साउथ वटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, साउथ वटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, आपको नाम याद रखना है कि पूछता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको टिक करना पड़ेगा कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो हमारे उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के गुरु कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो औरंगजेब के गुरु कौन थे, औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे, मीर मोहम्मद हकीम। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए औरंगजेब से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनको किस नाम से पुकारा जाता है, इन्होंने क्या निर्माण करा। ठीक है, तो उसको एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए औरंगजेब की बात करें तो इनका कार्यकाल 1658 से 1707 तक था। जन्म इनका 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था, दोहाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, पिता इनके शाहजहाँ थे, माता का नाम इनका मुमताज़ था, मुमताज़ महल, पत्नी इनकी दिलरास बानो बेगम थी। मृत्यु इनकी यूके ट्रिपल ने पूछ रखी है, तो मृत्यु 20 फरवरी 1707 में खुलदाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, खुलदाबाद में। अब इसको रोजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, खुलदाबाद को अब रोजा के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। देखिए क्वेश्चन आता है कि जिंदा पीर को किसको कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनको देख लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर को, ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर को
1679 में पुणे लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जज्जागर को पुणे किसने स्थापित किया था, तो ये औरंगजेब ने इसको लागू किया था 1679 में। सिक्कों के जो 9वें गुरु थे गाइस, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने कराई थी 1675 में दिल्ली में। क्वेश्चन आता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बनवाया था 1679 में। ठीक है, कहाँ पर है ये बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा देखिए औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा गुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरों का दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर जो है इसने ही प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि नवरोज त्यौहार जो है किसने बंद करवाया था, तो औरंगजेब। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था, तो ये बीड़ा को बजाता था। औरंगजेब के जो चिकित्सक थे इनका नाम पूछ भी रखा है, फ्राइकोइस वर्नियर। ठीक है, फ्राकोइस वर्नियर ये एक फ्रांसी थे। ठीक है, और औरंगजेब के शासनकाल में देखिए सोमनाथ का मंदिर और बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो है इनको तोड़ा गया था गाइस। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किससे संबंधित, औरंगजेब से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए कंचनजंगा जो है ये हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, तो ये स्थित है महान हिमालय में। ठीक है, किस में स्थित है ये, महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी की बात करें तो ये पूछता स्थिति कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये कंचनजंगा पर्वत चोटी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। पूछता है कंचनजंगा विश्व की कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये 30वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 30वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था गुजरात में। ठीक है, और ये राष्ट्रीय एकता दिवस काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो देखिए जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो पूरी उड़ीसा में है, इसका जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है नागर शैली में। किस शैली में इसका निर्माण किया गया है, नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसकी स्थिति पूछ लेता आपसे, क्वेश्चन पूछ लेता किस कहाँ पे स्थित है ये, तो ये स्थित है पूरी उड़ीसा में। निर्माणकर्ता इसके पूछे जाते हैं, जो निर्माणकर्ता हैं तो नरसिंह देव थे इसके निर्माणकर्ता। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये पूछ भी रखा है यूके ट्रिपल ने एक बार कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो नरसिंह देव ने। अब देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को है उसकी विश्व विरासत सूची में जो शामिल किया गया था 1984 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है आसियान। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस तरह से होता है ना आसियान, तो आसियान इस तरह से पूछ सकता है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसके दो मुख्यालय हैं वैसे तो, एक केंद्रीय वाला है और एक जो है नॉर्मल वाला है। ठीक है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। तो आसियान का जो मुख्यालय पूछता है आपसे तो ये है जकार्ता में। कहाँ पर है, जकार्ता। और गाइज जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है ये, इंडोनेशिया में है जकार्ता। तो देखिए अब जो आसियान से हमारे सिलेबस में भी दे रखा है ये, ठीक है, और उससे क्वेश्चन आता है। तो आसियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसको आसियान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 7-8 अगस्त, देखिए कहीं 7 अगस्त है कहीं 8 अगस्त है, तो मैंने दोनों डेट लिख ली हैं, लेकिन अगस्त 1967 सेम है, तो 7-8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका बैंकॉक थाईलैंड में है और केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आसियान का मुख्यालय आपने जकार्ता बताया, तो देखिए वो दोनों कभी नहीं देगा। मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में और केंद्रीय सचिवालय जो है इसका जकार्ता में। तो ऊपर क्वेश्चन मैंने इसी वजह से वो इस तरह से रखा है। मुख्यालय पूछता है तो बैंकॉक, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा गाइस, ये आपने याद रखना।
आसियान से जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, आसियान देश जो हैं वो कितने हैं कुल, तो कुल सदस्य देश जो हैं इसके 10 हैं। ठीक है, वर्तमान सचिव पूछ लेगा कि इसके वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान महासचिव है इसके लिम जैक होई, वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके ली सिंग लुंग। ठीक है, दोनों नाम आपने याद रखना है। वैसे सदस्य काफ़ी पूछता है तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है अंतर्राज्यीय नदियों नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, देखिए जो राज्य जो नदियों को लेकर जो विवाद होता है उनका उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 262 में। किस में है, अनुच्छेद 262 में। बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया था, तो ये था 1858 भारत शासन अधिनियम। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। अगला है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1961 से 1966 तक था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि व उद्योग दोनों को दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो, ठीक है बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो है स्थापना की गई थी या गठन किया गया था। तो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो स्थापना की गई थी ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी 1964 में। और बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में। सोवियत संघ के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूके SSS ने पूछ रखा है, हरित क्रांति के जनक, ठीक है ये विश्व वाले हैं। अगर इस तरह से पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तभी भी आपको नॉर्मन ई वॉरलॉग लगाना है। पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तब भी आपको नॉर्मन ई वॉरलॉग ही लगाना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। वो पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई वॉरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई। तो मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी, 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है। क्वेश्चन आ भी रखा है और यूके SSS ने पूछ भी रखा है। उद्देश्य क्या था मिशन इंद्रधनुष का, तो उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जिनका 7 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण नहीं किया गया है। डायरेक्ट यूके SSS ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो आपको टीकाकरण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको AGI भी कहा जाता है। अब देखिए AGI की बात कर लें, ठीक है AGI की बात कर लें, महान्यायवादी AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यूके SSS ने पूछ भी रखा है। तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 76 में है और अनुच्छेद 76 के तहत ही महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। ठीक है, दूसरा राज्य बताना है गाइस। तो दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। देखिए जो आंध्र प्रदेश था इसने इसको लागू कब किया था, इसको कब अपने मतलब राज्य में लागू किया था, तो 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और राजस्थान ने जो इसको लागू किया था, पहला राजस्थान है। देखिए क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम जिला या राज्य कौन सा है, तो देखिए राजस्थान का जिला था नागौर। ठीक है, ये प्रथम था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम जिला प्रथम राज्य नागौर जिला राजस्थान है। ठीक है, जिला पूछता राजस्थान का तो नागौर और राज्य पूछता तो राजस्थान। इसने कब इसको लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को इसने लागू किया था। और इसको जो लागू करा था यहाँ पे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गाइज़
ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए जैसे मैंने इसमें दिया है, पहले क्वेश्चन उसका आंसर फिर उसका डिस्क्राइब, ठीक है, लिख के, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज़ से जुड़ सकें। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।